हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें कंडीशनल सेंटेंस का दूसरा नियम पढ़ना है। कंडीशनल सेंटेंस का एक नियम मैं आपको लिख करके उदाहरण सहित ग्रुप पर पोस्ट कर दिया हूँ। आशा करता हूँ कि आप उसे पढ़े होंगे। आज अब ये दूसरा नियम है। पहला नियम जो था वो फ्यूचर टेंस की, भविष्य काल की शर्त दर्शाए जाने पर आपको क्या करना होता है। आज ये दूसरा नियम है कि जब आपको भूतकाल की किसी क्रिया पर कोई शर्त दर्शाई जाए, भूतकाल की किसी क्रिया को किए जाने पर कोई शर्त दर्शाई जाए, तब आप क्या करेंगे, उसका अनुवाद किस तरह से करेंगे। देखिए, हमने लिखा है, जब हिंदी वाक्य में भूतकाल की किसी क्रिया को किए जाने की कोई शर्त स्पष्ट हो कि यदि कोई ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता, हो गया होता या हो जाता, अर्थात शर्त व्यक्त करने वाले भाग के आरंभ में यदि अगर या काश शब्द पाया जाए तथा क्रिया पर बड़ा आ बड़ी ई ए की मात्रा अथवा या ई ए के बाद होता शब्द मिले, तो उसमें हम सर्वप्रथम इफ़ या अनलेस लगाकर शर्त दर्शाने वाले भाग को पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं और अल्प विराम के बाद मुख्य उपवाक्य में वुड हैव को सहायक क्रिया मानकर मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था अर्थात पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के साथ पूरे वाक्य को नियमानुसार लिख देते हैं। अभी तक आपको एक शर्त बताई गई कि फ्यूचर टेंस में किसी क्रिया के घटित होने या किए जाने की शर्त होगी, तब आप क्या करेंगे। आज आपको ये दूसरा नियम पढ़ाया जा रहा है कंडीशनल सेंटेंस का, कि जब भूतकाल की किसी क्रिया को किए जाने की शर्त दर्शाई जाए, जैसे उदाहरण के लिए कहा जाए कि यदि चालक भोपू बजाया होता तो वे सब रास्ते से हट गए होते। यदि चालक भोपू बजाया होता तो वे सब रास्ते से हट गए होते, मतलब ये बीती हुई बात है। इसी तरह से जब आप भूतकाल की किसी क्रिया को किए जाने की या घटित होने की कोई शर्त पाएं, तो ये जानना है सबसे पहले कि जिस भाग में अगर, काश या यदि शब्द पाया जाता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है और जो दूसरा बचा हुआ भाग रहता है उसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। अनुवाद करने का नियम, सबऑर्डिनेट क्लॉज को लिखने से पहले आपको इफ़ या अनलेस लगाना पड़ेगा। इफ़ या अनलेस लगा करके उस शर्त व्यक्त करने वाले भाग को आप पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बना देंगे। फिर अल्प विराम लगा करके प्रिंसिपल क्लॉज में वुड हैव सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब तीसरी अवस्था के साथ पूरे वाक्य को नियमानुसार लिख दिया जाता है। ये ध्यान रहे कि यदि दोनों भागों की क्रियाओं का कर्ता एक ही हो तो मुख्य कर्ता का उपयोग हम उसी भाग में करेंगे जिसका अनुवाद हम पहले करेंगे। यदि मान लीजिए वाक्य में प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस वाले भाग का अनुवाद पहले कर लिया जाएगा, फिर कंजक्शन लगाया जाएगा इफ़ या अनलेस, और तब सबऑर्डिनेट क्लॉज को पास्ट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा। इस तरह से कहने का मतलब क्या है कि देखो, मैं नीचे लिखा हूँ नोट में कि कंडीशनल सेंटेंस के नियम नंबर 1 में बताए गए सभी नोट्स यहाँ भी लागू होंगे। मतलब जो कंडीशनल सेंटेंस का नियम नंबर 1 आपको पढ़ाया गया है उसके नीचे मैं नोट से लिखाया हूँ, 3-4 नोट लिखाया हूँ, वो सारी बातें यहाँ भी लागू होंगी।
जैसे देखो उदाहरण बताया हूँ कि यदि वे सब इस समाचार को सुने होते तो उस कार्यक्रम के बारे में समझ गए होते। देखो, यदि वे सब इस समाचार को सुने होते, मतलब भूतकाल की क्रिया पर है, ये शर्त दर्शाई जा रही है। ये भाग हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिस भाग में यदि है, यदि से लेकर के सुने होते यहाँ तक ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। और दूसरा भाग क्या है, उस कार्य के बारे में समझ गए होते, दूसरी क्रिया है समझना। और भूतकाल की बात है, यह शर्त दर्शाई जा रही है कि अगर ऐसा किए होते तो ये हो गया होता। अनुवाद करने का नियम आपको मैं बताया हूँ कि यदि ये तो के बाद वाला भाग प्रिंसिपल क्लॉज जो है, मुख्य उपवाक्य, अगर ये इंट्रोगेटिव ना हो, ठीक, तो पहले आप सबऑर्डिनेट लिखिए। सबऑर्डिनेट क्लॉज को लिखने से पहले कंजक्शन लगाइए, इफ़ या अनलेस, और इस भाग को पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव बनाइए। तो यदि वे सब इस समाचार को सुने होते तो अफर्मेटिव शर्त है ना, तो इफ लगाया जाएगा। अगर होता कि यदि वे सब इस समाचार को ना सुने होते तो निगेटिव होता, तब आप अनलेस लगाते। लेकिन इस भाग का अनुवाद जो करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव ही बनाएंगे। लिख दिया, इफ वे सब कर्ता, सुनना क्रिया, इस समाचार को कर्म। पास्ट परफेक्ट का बनाना है, कर्ता सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया कर्म। कर्ता वे सब दे, सहायक क्रिया हैड, मुख्य क्रिया लिसन की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिसेंड टू दिस न्यूज। इफ दे हैड लिसेंड टू दिस न्यूज, कॉमा, उस कार्य के बारे में समझ गए होते, उस कार्यक्रम के बारे में समझ गए होते। समझने का काम कौन करता, वही वे सब। तो ये तो सर्वनाम है ही, एक बार यहाँ सर्वनाम लगाया गया है, फिर से वही सर्वनाम यहाँ चला जाएगा। इसका कर्ता देखो वे सब हो गया। और समझना मुख्य क्रिया, तो वुड हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाना है, तो दे वुड हैव। अंडरस्टैंड का पास्ट पार्टिसिपल अंडरस्टूड। उस कार्यक्रम के बारे में गवर्न बाई प्रीपोजिशन की संज्ञा है, तो के बारे में की अंग्रेजी अबाउट, और उस कार्यक्रम की अंग्रेजी दैट प्रोग्राम। ये हो गया, इफ दे हैड लिसेंड टू दिस न्यूज़ दे वुड हैव अंडरस्टूड अबाउट दैट प्रोग्राम। अगला वाक्य है, यदि तूफान समाप्त हो गया होता तो हम सब समय से घर पहुंच गए होते, पहुँचे होते या पहुंच गए होते। ये भी देखो, ये अफर्मेटिव है, तो इफ लगा करके पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव बना दीजिए। ये हो गया, इफ तूफान समाप्त होना क्रिया, तूफान करता, द टेम्पेस्ट या द स्टॉर्म। इफ द स्टॉर्म हैड फिनिश्ड, इफ द स्टॉर्म हैड फिनिश्ड। उसके बाद तो के लिए अल्पविराम लगा दिया जाता है। हम सब समय से घर पहुंच गए होते, तो हम सब करता, वी वुड हैव रीच्ड या वुड हैव अराइव्ड होम इन टाइम। इफ द टेम्पेस्ट हैड फिनिश्ड वी वुड हैव अराइव्ड होम इन टाइम। अगला वाक्य है, अगर सिपाही अपना धैर्य ना खोया होता तो जल्द ही सच्चाई का पता लगा लिया होता। ये अगर और ना, मतलब ये निगेटिव हो गया है, शर्त जो है आपकी वो निगेटिव बन रही है, तो आप इफ़ की जगह पर अनलेस लगा दीजिए। ये इससे अगर और नहीं ये दोनों हो गया। अब इसे अफर्मेटिव भी बनाना होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव बनाए। अनलेस द पुलिसमैन हैड लॉस्ट हिज पेशेंस, अनलेस द पुलिसमैन हैड लॉस्ट हिज पेशेंस, यदि सिपाही अपना धैर्य ना खोया होता। इतना हो गया। अब कॉमा लगा करके जल्द ही सच्चाई का पता लगा लिया होता। सच्चाई का पता कौन लगा लिया होता? पता चला वही सिपाही, ठीक है, वही कर्ता इस भाग में है, तो इसमें कर्ता हो गया सिपाही का प्रोनाउन ही,
और वुड हैव सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया पता लगाना, किसका पता लगाना, सच्चाई का। आपको ये प्लेसमेंट ऑफ थॉट्स लिख देना है अफर्मेटिव वाला, तो हो जाएगा अनलेस द पुलिसमैन हैड लॉस्ट हिज पेशेंस ही वुड हैव फाउंड आउट। फाइंड आउट माने पता लगाना, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फाउंड आउट, द ट्रुथ सून, जल्द ही, ट्रुथ मतलब सच्चाई हो गया। अनलेस द पुलिसमैन हैड लॉस्ट हिज पेशेंस ही वुड हैव फाउंड आउट द ट्रुथ सून। यदि गफूर अपने बैल को ना मारा होता तो सभी ग्रामीण उसका समर्थन किए होते। कह रहे हैं यदि गफूर अपने बैल को ना मारा होता, ये भी यदि और नहीं पाया जा रहा है तो आप शुरुआत में कंजक्शन के रूप में अनलेस लगाएंगे। ये हो गया अनलेस गफूर हैड किल्ड हिज बुल, अनलेस गफूर हैड किल्ड हिज बुल, और सभी ग्रामीण उसका समर्थन किए होते। तो वुड हैव सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था, सभी ग्रामीण कर्ता, समर्थन करना क्रिया, उसका मतलब हिम कर्म, तो हो जाएगा ऑल द विलेजर्स वुड हैव सपोर्टेड या फेवर्ड हिम अनलेस गफूर हैड किल्ड दिस बुल, ऑल द विलेजर्स वुड हैव फेवर्ड हिम। अगला वाक्य है, देखिए, यदि महिलाएं शोर न मचाई होती तो जंगली पशु उन पर हमला न किया होता। यदि महिलाएं शोर न मचाई होती तो जंगली पशु उन पर हमला किया होता, हमला कर दिया होता, इस तरह से लिखना चाहिए था। यदि महिलाएं शोर न मचाई होती तो जंगली पशु उन पर हमला कर दिया होता। इसको बना लीजिएगा, ये ना यहाँ से निकाल दीजिए, हमला कर, इसको ना को कर बना दीजिएगा, कर, और किया को दिया, कर दिया होता, बस ये सही हो गया। यदि महिलाएं शोर न मचाई होती तो जंगली पशु उन पर हमला कर दिया होता। तो यदि और ना दोनों पाया जा रहा है, इसका मतलब अनलेस लगाएंगे। देखो अनलेस हमने लगा दिया, और महिलाओं का शोर मचाना, पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव बनाना है। द लेडीज हैड मेड अ नॉइज, पास्ट परफेक्ट में यही तो होगा, अनलेस द लेडीज हैड मेड अ नॉइज। जंगली पशु उन पर हमला कर दिया होता, तो करता इस जंगली पशु, तो द बीस्ट वुड हैव सहायक क्रिया, ये नॉट यहाँ नहीं रहेगा, इसको काट देंगे हम, इसको निगेशन हमने खत्म कर दिया है, तो हो जाएगा द बीस्ट वुड हैव attacked upon them unless the ladies had made a noise, the beast would have invaded या attacked upon them। यदि सभी अतिथि समय से पहुंच गए होते तो आप उन्हें क्या खिलाए होते। ये देखो प्रिंसिपल क्लास जो है वो क्वेश्चन मार्क है, मतलब क्वेश्चन बन गया है, तो इसको बाद में लिखने की परंपरा नहीं है अंग्रेजी में। इंटरोगेटिव सेंटेंस को पहले ही लिख दिया जाए, जिस क्लास में इंटरोगेशन हो उसको पहले ही लिख दिया जाता है। आप उन्हें क्या खिलाए होते, यह वुड हैव सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था आपको लिखना है। क्या खिलाए होते, इसका मतलब WH टाइप क्वेश्चन है, तो WH टाइप क्वेश्चन पहले बना लीजिए। क्या की अंग्रेजी, व्हाट would you have, what would you have, feed का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म fed, what would you have fed them, आप उन्हें क्या खिलाए होते। अब सबऑर्डिनेट क्लास बाद में लिख रहे हैं तो बीच में कंजक्शन लगा करके तब सबऑर्डिनेट क्लास को लिखा जाए। ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है इफ, और उसके बाद बचा हुआ भाग
सभी अतिथि समय से पहुंचना, सभी अतिथियों का समय से पहुंचना, ये पास्ट परफेक्ट में लिखना होता है। ऑल द गेस्ट्स हैड अराइव्ड इन टाइम। व्हाट वुड यू हैव फेड देम इफ ऑल द गेस्ट्स हैड अराइव्ड इन टाइम। अगला वाक्य है, अगर आप उन जुआरियों को ना देखे होते तो उन्हें कैसे गिरफ्तार करते, तो उन्हें कैसे गिरफ्तार किए होते या करते। ये भी देखो, पहले उन्हें कैसे गिरफ्तार किए होते, ये पहले आपको लिखना होगा। उन्हें कैसे गिरफ्तार किए होते, यहाँ गिरफ्तार करना क्रिया और उन्हें कर्म। कर्ता इसमें है नहीं, कर्ता कौन है इसमें, यही आप भाग जो है ये सर्वनाम है, ये दोनों भागों में कर्ता का काम करेगा। तो यहाँ कर्ता यू हो गया, ठीक, इस भाग में कर्ता यू हो गया और गिरफ्तार करना क्रिया, उन्हें कर्म। WH टाइप क्वेश्चन है तो WH टाइप क्वेश्चन बनाएंगे। प्रश्नसूचक शब्द, सहायक क्रिया, कर्ता, मुख्य क्रिया, कर्म। पहले प्रश्नसूचक शब्द हमने लिखा हाउ, सहायक क्रिया वुड हैव लिखना है, लेकिन वुड केवल लिखा जाएगा। एक से अधिक शब्द की सहायक क्रिया होने पर प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स के अनुसार सहायक क्रिया के स्थान पर केवल उसका पहला शब्द लिखा जाता है और बचा हुआ भाग मुख्य क्रिया को लिखने पर लिखा जाता है। ये बार बार बताया गया है आपको। तो हाउ वुड यू, यही आप जो करता यहाँ है वही यहाँ भी हो जाएगा, सर्वनाम है। हाउ वुड यू हैव अरेस्टेड देम, हाउ वुड यू हैव अरेस्टेड देम, आप उन्हें कैसे गिरफ्तार किए होते। अनलेस, यदि और नहीं दोनों पे आ जा रहा ना इसमें। अनलेस यू हैड सीन दोज गैम्बलर्स, अनलेस यू हैड सीन दोज गैम्बलर्स, गैम्बलर्स मीन्स जुआरियों। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा प्रिंसिपल क्लॉज तो पहले प्रिंसिपल क्लॉज को ही लिख लेना पड़ता है, चाहे वो WH टाइप हो और चाहे SR नो टाइप हो, ठीक। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस हमने लिखा है, यदि यह नेता अपना वादा पूरा किया होता तो हम सब उसका समर्थन क्यों नहीं किए होते। ये भी WH टाइप क्वेश्चन ही निगेटिव बन रहा है। तो पहले आप कहेंगे कि हम सब उसका समर्थन क्यों नहीं किए होते। ये वुड हैव सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के साथ वाक्य आपको बनाना है। WH टाइप क्वेश्चन ही निगेटिव है। प्रश्नसूचक शब्द, सहायक क्रिया, कर्ता, नॉट, मुख्य क्रिया, कर्म, ठीक। पहले आप लिखेंगे हम सब उसका समर्थन क्यों नहीं किए होंगे। वाई वुड वी नॉट हैव फेवर्ड हिम। प्रश्नसूचक शब्द वाई, सहायक क्रिया वुड, कर्ता वी, नॉट, मुख्य क्रिया लिखने जा रहे थे फेवर्ड, तो उसके पहले सहायक क्रिया का बचा हुआ भाग। वाई वुड वी नॉट हैव फेवर्ड हिम, उसकी, उस, ये जो है उसका जो शब्द है उसके लिए ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, ये पोसेसिव केस नहीं, इसलिए हिम लगेगा। वाई वुड वी नॉट हैव फेवर्ड हिम, उसके बाद इफ लगा दिया और ये बचा हुआ भाग, यह नेता अपना वादा पूरा किया होता। अपना वादा कर्म, पूरा करना क्रिया, यह नेता करता। तो इफ लगा करके दिस लीडर, यह नेता, पास्ट परफेक्ट में लिखना हैड केप्ट हिज प्रॉमिस। पूरा करने के अंग्रेजी यहाँ वादा पूरा करने की बात जो होती कीप लिखी जाती, इसलिए केप्ट यहाँ लिखे। तो हो गया कि वाई वुड वी नॉट हैव फेवर्ड हिम इफ दिस लीडर हैड केप्ट हिज प्रॉमिस। इस बात को समझ पाए, आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। नहीं समझे हो तो आप बार बार वीडियो देख करके इसको समझने की कोशिश करें। और हाँ, एक चीज़ ये ध्यान देना, इसका एक नियम और भी है। जैसे आप इसी वाक्य को जहाँ इफ लगा करके आप पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हो, ठीक, जहाँ आप इफ लगा करके पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हो, वहीं आप ना इफ लगाएं ना अनलेस लगाएं, कुछ भी ना लगाएं। केवल आप क्या करें कि उस भाग को पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस के अलावा
आप एस आर नो टाइप क्वेश्चन या एस आर नो टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव बना दीजिए। ये नियम है, चाहे इस तरह से जैसे मैं अभी बताया उस तरह से अनुवाद करें तब भी सही रहेगा, चाहे जिस तरह से अब बता रहा हूँ वैसा भी अनुवाद बिल्कुल सही रहेगा। आप चाहें तो ना इफ़ लगाएं और ना ही अनलेस लगाएं, अगर चाहें तो। बाकी नियम तो दोनों सही होगा, ये भी सही होगा वो भी सही होगा। अगर इफ़ या अनलेस लगा करके आप वाक्य लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिखेंगे जैसा मैं आपको बताया कि इफ़ या अनलेस लगा करके आप पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाइए सबऑर्डिनेट क्लॉज को, शर्त व्यक्त करने वाले भाग को। और अगर इफ़ या अनलेस ना लगाएं, इस नियम में छूट है, तो आप शर्त व्यक्त करने वाले उस भाग को अगर अफर्मेटिव लिखा गया है तो एस आर नो टाइप क्वेश्चन बना दीजिए पास्ट परफेक्ट टेंस में, और अगर निगेटिव लिखा गया है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में उसे एस आर नो टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव बना दीजिए। ना इफ़ लगाइए ना अनलेस लगाइए। जैसे यहाँ देखिए एक वाक्य हमने लिखा, यदि वे सब, ये छोटा सा है यहाँ, यदि तूफान समाप्त हो गया होता, यहाँ आपने द टेम्पेस्ट हैड फिनिश्ड आपने लिखा है ना, इसको आप इफ़ लगा करके लिखे हैं। चाहे तो आप इस तरह से लिख दें इसको कि हैड द टेम्पेस्ट, हैड द टेम्पेस्ट फिनिश्ड, कमा वी would have arrived home in time। दूसरा भाग तो ऐसे ही रहेगा सेम, ठीक। देखिए यहाँ had the tempest finished we would have arrived home in time लिख करके आप फुल स्टॉप लगाएंगे। ऐसा नहीं कि इसको इंटरोगेटिव बना रहे हैं तो आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ऐसा नहीं होता है। यही तो खास बात है अंग्रेजी की। अच्छा, यदि और नहीं वाला अगर रहेगा, जैसे ये है कि अगर सिपाही अपना धैर्य ना खोया होता तो आप अनलेस ना लगाएं, इसको इंटरोगेटिव निगेटिव बना दीजिए, मतलब एस आर नो टाइप क्वेश्चन बना दीजिए। ये हो जाएगा हैड द पुलिसमैन नॉट लॉस्ट हिज पेशेंस, कॉमा ही वुड हैव फाउंड आउट द ट्रुथ सून। ये पूरा लिख देंगे, ही वुड हैव फाउंड आउट द ट्रुथ सून, पूरा लिख करके फुल स्टॉप लगाएंगे। यद्यप के इंटरोगेटिव लिखा जा रहा है लेकिन फुल स्टॉप लगाएंगे। जब ऐसा आप कभी देखिएगा कि हैड से वाक्य का आरंभ किया गया है और आपका वाक्य दो क्लास में बटा हुआ है और फुल स्टॉप लगाया गया है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया गया है, तब आप समझ लीजिए कि एक कंडीशनल सेंटेंस है। तो इस तरह से भी इसका अनुवाद किया जाता है। सीधा सीधा अनुवाद पहले मैं आपको बता दिया कि कैसे आप करेंगे, इफ़ या अनलेस का प्रयोग करके कैसे करेंगे और इफ़ या अनलेस बिना लगाए हुए कैसे करेंगे, ये चीज़ मैं आपको बताया। आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे और बार बार वीडियो को देखिए, अपने आप समझ में आएगा। मैं चाहूँगा अब ये वीडियो यहीं रोक देता हूँ, अगली वीडियो में आपको कंडीशनल सेंटेंस का अगला नियम बताया जाएगा। धन्यवाद।